हेलो प्रतीक्षा, सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम हिंदी व्याकरण के विषय क्रिया को डिस्कस करने वाले हैं। क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं और जो क्रिया है वो आपके वाक्य में या आपकी भाषा में किस तरह से योगदान देती है या क्रिया का क्या महत्व है आपके वाक्यों में, आपकी भाषा में, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना व्यर्थ गवाते हुए हम आते हैं अपनी वीडियो पर और डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है क्योंकि प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण रहता है, इसलिए प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर जो ये आपको पहरा दिया है, इसमें क्रिया के बारे में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे सबसे पहले तो क्रिया का अर्थ आपको पता होना चाहिए। क्रिया मीन्स करना। तो जितनी भी भाषाएं हैं उसके जो वाक्य होते हैं उनमें जो है क्रिया का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो क्रिया होती है उसी के कारण आपका वाक्य, आपका जो सेंटेंस है वो पूरा माना जाता है। बिना क्रिया के आपका कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए जो वाक्य है उनको पूरा करने के लिए क्रिया बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जो क्रिया है वो कोई भी कार्य है उसके करने या उस कार्य के होने को दर्शाती है। यानी हमारे सामने ये प्रेजेंट हो जाता है कि जो क्रिया है उसी के कारण या तो जो कार्य है वो हो रहा है या फिर कार्य हो चुका है। तो जो कार्य कर रहा है यानी जो क्रिया को करने वाला है वो कौन होगा? कर्ता। तो ये हो गई आपकी क्रिया के बारे में। करेंगे तो किस तरह से करेंगे? वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य को करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना आदि। तो जो भी आपके वाक्य हैं, जो भी आपके सेंटेंस है, उसमें जो भी कोई ऐसा शब्द होगा जिससे आपको पता चल रहा है कि उस वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो क्या है, यानी वो कार्य हो रहा है या हो चुका है, ये जो भी शब्द आपको बताएंगे वो आपके क्रिया होगी। जैसे यहाँ पर आपको कहा है पढ़ना। पढ़ना क्या है? ये क्रिया है। खेलना, खाना, सोना, इस तरह के जो शब्द हैं वो क्रिया होती है, यानी वहां से हमें कार्य के होने का पता चलता है। तो अब क्रिया के लिए सबसे पहले आपको धातु का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए धातु को समझ लेते हैं कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होती है। धातु में ही आप जो प्रत्यय है ना, उसको जब आप जोड़ते हैं तो आपकी क्रिया का सामान्य रूप बनता है। यानी उस सामान्य रूप में जो है आप आगे और भी शब्द जोड़कर जो है अपने वाक्यों को पूरा करते हैं। लेकिन जो सामान्य रूप है उसको बनाने के लिए आपको धातु के आगे ना प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। जैसे खा। खा क्या है? धातु है और इसमें प्रत्यय ना जोड़ेंगे फिर बनेगा खाना। उसी तरह से सो धातु है और इसमें ना प्रत्यय जोड़कर बना सोना। उसी तरह से दौड़ जो है वो धातु है और उसमें ना प्रत्यय जोड़ देने पर बना दौड़ना। इस तरह से क्रिया के सामान्य रूप कैसे बनते हैं? धातु में ना प्रत्यय जोड़कर। ये जो है आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वाक्यों को जिनको पढ़कर जो है आप समझ जाएंगे कि क्रिया क्या होती है। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। राधा खाना बना रही है। गणेश खेलने के लिए मैदान गया है। पक्षी उड़ रहे हैं। माताजी राम के लिए खाना ला रही है। उपयुक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि इन वाक्यों में बना रही है, गया है, उड़ रहे हैं, ला रही है आदि पदों से किसी ना किसी कार्य के होने या कार्य के करने का बोध होता है। वाक्य के ऐसे शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। अब आप इन वाक्यों को फिर से देखिए और केवल उन्हीं चीजों को पढ़िए जो यहाँ पर आपको हाईलाइट किए गए हैं। जैसे बना रही है,
जब आप केवल इतना ही पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा, बना रही है, यानी कोई व्यक्ति जो है कुछ बना रहा है, यानी वहां से किसी कार्य के होने का आपको बोध हो रहा है। तो जो ये बना रही है ये क्रिया हुई, क्योंकि वाक्य के जो ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आपको किसी भी कार्य के करने का बोध होता है, वो शब्द जो है क्रिया कहलाए जाएंगे। उसी तरह से केवल आप पढ़िए गया है, तो यहां पर क्या है, किसी के जाने का बोध आपको हो रहा है, यानी यहां पर भी क्रिया हो रही है। उसी तरह से आप केवल पढ़ेंगे उड़ रहे हैं, तो यहां पर भी उड़ रहे हैं जब आप केवल पढ़ेंगे तो वहीं से आपको जो है ज्ञान हो जाएगा कि कुछ जो है उड़ रहे हैं, वो पक्षी हैं या बतख हैं या बाज हैं, कुछ भी चीजें हैं वो उड़ रहे हैं, कुछ उड़ रहा है, वहां से कुछ क्रिया हो रही है। उसी तरह से ला रही है, अब कोई जो है कुछ चीज ला रही है, अब कौन ला रहा है, क्या ला रहा है, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप केवल इतना पढ़े कुछ कार्य हो रहा है, तो जहां पर भी कोई भी कार्य होने का आपको ज्ञान हो, उन शब्दों को आप क्रिया कहेंगे। राइट। अब हम बात करेंगे सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले क्या बोला था कि जो क्रिया है वो क्या है, धातु में ना जोड़कर जो है सामान्य रूप बनाते हैं हम क्रिया का। लेकिन जब हमने यहाँ पर ये वाक्य पढ़े हैं, जैसे बना रही है, गया है, उड़ रहे हैं, ला रही है, तो इसमें जो है एक शब्द नहीं है, ये पद है। बना रही है, इसमें क्या है, 3 शब्द है जिनको जोड़कर एक पद बन रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या है, क्रिया और सहायक क्रिया में ज्ञान पता करना है कि जो ये हम बना रही है जो हमने पढ़ा है, उसमें क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, ये जो पद है पूरा, हमने इसे क्रिया क्यों कहा है। सहायक क्रिया किसे कहेंगे? सहायक क्रिया कहेंगे जो शब्द काल आदि का बोध कराने में, किसे कहेंगे? सहायक क्रिया कहेंगे जो शब्द काल आदि का बोध कराने में क्रिया की सहायता करते हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ध्यान से पढ़ा आपने, काल आदि का बोध कराने में क्रिया की सहायता जो करते हैं शब्द, उनको हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे खेल रहा है, पढ़ रही थी, क्रियाओं में से खेल और पढ़ धातु को अलग कर देने से रहा है और रही थी रूप बच जाते हैं। ये सहायक क्रिया के नाम से जाने जाते हैं। ये रूप मुख्य क्रिया कौन सी है, धातु की सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे दौड़, हंस, जाग, पढ़, लिख, पी, सो, उठ, बैठ आदि। जो ये शब्द आपको दिए हैं नीचे, दौड़, हंस, जाग आदि, इनको जो है जब आप इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो आप जो है क्रिया का में इसका प्रयोग करेंगे, तो उनको जो है पूरा वाक्य बनाने के लिए इस धातु के साथ जो है कुछ सहायक क्रियाएं भी आपको जोड़नी होती है, तब आपका पूरा वाक्य कंप्लीट होता है। अब अगर आप कहेंगे राम खेल, तो वो तो आपका पूरा वाक्य नहीं होगा, वहां पर क्रिया जरूर है, लेकिन जब तक आप उसमें सहायक क्रिया नहीं जोड़ेंगे तब तक आपका वाक्य पूरा नहीं होगा। जब आप कहेंगे राम खेल रहा है, तो जब रहा है सहायक क्रिया जो है क्रिया के साथ रहेगी, तब जो है आपका वाक्य पूरा होगा। तो वाक्य पूरा होने के लिए आपके पास क्रिया और सहायक क्रिया दोनों का होना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे क्रिया के भेदों की। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहां पर क्या कहा है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, यानी जो क्रिया के भेद हैं उनको भी जो है अलग अलग तरह से डिवाइड किया जा सकता है। आधार पर क्रिया के भेद, तो वो कौन से हैं, 2 प्रकार के हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इनको हम डिटेल में जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक से ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, सकर्म यानी कर्म के साथ, जिसमें वाक्य में कर्म भी होगा और जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ेगा वो होगी आपकी सकर्मक क्रिया। जैसे राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, लड़की पत्र लिख रही है। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ रहा है और लिख रही है सकर्मक क्रियाएं हैं। पढ़ने और लिखने का कर्म क्रमशः राहुल और लड़की कर रहे हैं, किंतु इनका फल कर्म पर ही पड़ रहा है, इसलिए ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं।
यानी जो इनका फल कर्म पर ही पड़ रहा है, इसलिए ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। यानी जो भी आपका जो कार्य है वो कौन कर रहा है, राहुल और लड़की कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिया है, पढ़ रहा है, लिख रही है, इसका जो कर्म है वो क्या है, पुस्तक और पत्र, इस पर ही जो है इसका फोकस हो रहा है कि जैसे राहुल पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, लड़की लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ेगा वो जो है आपकी सकर्मक क्रिया होगी। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया थी कर्म के साथ, तो अकर्मक क्रिया होगी कर्म के बिना। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जहां पर कर्म होगा ही नहीं उसको जो है अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मनीष इंजीनियर है, अब यहाँ पर क्या है, मनीष इंजीनियर है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है। और अंजना पढ़ती है, यहाँ पर क्रिया दोनों जगह है, लेकिन अंजना पुस्तक पढ़ती है में कर्म यूज हो रहा है और पढ़ती है का जो फल है वो पुस्तक पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अगर केवल अंजना पढ़ती है, इस तरह के वाक्य आपको दिए गए होंगे तो वो आएंगे आपके अकर्मक क्रिया में, क्योंकि वहां पर जो है कर्म है ही नहीं। अब बात करते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। इससे पहले हमने किया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, वो कितने प्रकार के थे, दो तरह के, सकर्मक और अकर्मक। अब बात कर रहे हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, और संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। 5 तरह की क्रियाएं होती है, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। और कर्म के आधार पर कितनी थी, 2 तरह की। तो अब हम जो है संरचना के आधार पर जो ये 5 तरह की क्रियाएं हैं इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले है सामान्य क्रिया। तो जहां किसी एक क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है कि जहां पर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा, जहां पर केवल एक ही क्रिया होगी, वो जो है आपकी सामान्य क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे मुकेश आया, रीमा ने पत्र लिखा। इन वाक्यों में आया और लिखा शब्द एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, यानी यहां पर केवल एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए ये होगा सामान्य क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जहां 2 अथवा 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त से ही आपको माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त से ही आपको माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए, संयुक्त यानी 2 जिनका जुड़ाव हो रहा है। तो जहां पर 2 या 2 से ज्यादा क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जा रहा होगा वहां पर जो है संयुक्त क्रिया कहलाई जाएगी। किस तरह से, जैसे सोहन खा चुका है, रोहन सो गया है। यहां खा चुका और सो गया 2 क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। यानी इन वाक्यों में 2 क्रियाएं, खा चुका और सो और गया, ये 2 क्रियाएं साथ साथ जो है यूज हो रही है, इसलिए ये होगी आपकी संयुक्त क्रिया। अब बात करते हैं नाम धातु क्रिया। तो यहां पर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रिया पदों को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसको आप पहले इसके उदाहरण देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे हाथ, खटखट से खटखटाना आदि। तो यहाँ पर जो ये हाथ है ये क्या है, ये संज्ञा है। तो संज्ञा जो शब्द है उससे क्रिया के जो पद हैं वो बने हैं क्या, हथियाना, यानी किसी ने किसी चीज को हथिया लिया है। तो जो हथियाना है वो किससे बना है, हाथ से। तो हाथ जो है वो संज्ञा शब्द है। तो ऐसे शब्दों से जब क्रियापद बनते हैं तो उनको जो है नाम धातु क्रिया कहते हैं। बात है, बात क्या है, बतियाना। या फिर गर्म, गर्म क्या है, ये विशेषण यानी विशेषता है, तो इससे क्या बना, गरमाना या गरमाहट। इस तरह के जो शब्द होते हैं, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से कोई क्रियापद बनेगा, सीधे ध्यान में रखना है, या संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा, उनसे कोई भी क्रिया का पद बन रहा होगा, वहां पर होगी आपकी नाम धातु क्रिया। अब है आपका पूर्वकालिक क्रिया।
पूर्वकालिक से ही आप ध्यान में रखिए, पूर्व यानी जो हो चुका है। तो यहाँ पर इसको परिभाषित किस तरह से करेंगे? मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जो मुख्य क्रिया है, यानी जो मेन है आपकी क्रिया, उससे पहले अगर कोई क्रिया आ रही है तो वो कहलाई जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। किस तरह से? जैसे मैं अभी सोकर उठा, यहां सोकर पूर्वकालिक क्रिया है और यहां मुख्य क्रिया उठा है। यानी जो मुख्य क्रिया क्या है? जो प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे मैं उठा, मैं उठ चुका हूं, लेकिन सोकर उठा हूं। तो सोकर जो है वो उठना जो क्रिया है उससे पहले क्रिया यूज हो रही है, सोकर। तो यहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी जो पहले यूज हुई है, और जो मुख्य क्रिया है वो आपने पहचाननी है, वो कौन सी है? उठा। तो इस तरह से जो भी क्रियाएं इस तरह से यूज होती है, यानी मुख्य क्रिया से पहले, उसको कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया, जो पहले क्रिया यूज हो रही होगी। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक शब्द से ही आपको ध्यान में आ जाएगा, यानी प्रेरणार्थक, जिससे प्रेरणा मिल रही है। तो इसको एक्सप्लेन आप इस तरह से करेंगे, जब कर्ता कोई काम स्वयं ना करके दूसरों को उसे करने को प्रेरित करे तो ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। यानी आपने ध्यान में रखना है कि जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं उसमें हम जो है स्वयं काम नहीं करते हैं, हम जो है दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसमें जो क्रियाएं होगी वो होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं। जैसे पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। यहां पर देखिए, जो पिता है वो कौन है? कर्ता, यानी वो कार्य कर रहा है, लेकिन वो स्वयं नहीं कर रहा है। वो क्या है? पुत्र से पत्र लिखवा रहा है। वो खुद पत्र नहीं लिख रहा है, पुत्र से पत्र लिखवा रहा है। वो पुत्र को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहां पर लिखवाता है जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है, अध्यापक स्वयं नहीं पढ़ रहा है, वो क्या है? छात्रों को प्रेरित कर रहा है कि वो पाठ पढ़ें। तो इस तरह से यहां पर पढ़वाता है जो क्रिया है वो होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि अध्यापक छात्रों को प्रेरित कर रहा है पाठ पढ़ने के लिए। और प्रेरणार्थक क्रियाओं का आपने ध्यान में रखना है, प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, यानी दो कार्य करने वाले होते हैं। एक है आपका प्रेरक कर्ता, यानी प्रेरणा देने वाला, जो यानी आपसे कार्य करवा रहा है। जैसे मालिक, अध्यापक, पिता, जो भी आपसे कार्य करवा रहा होगा वो होगा आपका प्रेरक कर्ता। दूसरा होगा आपका प्रेरित कर्ता, यानी काम करवाया जा रहा है, जैसे नौकर, छात्र, पुत्र आदि। यानी आपने ध्यान में रखना है, दो कर्ता है, दो कार्य करने वाले हैं। एक कार्य जो करवा रहा है, दूसरा जो उस कार्य को कर रहा है। ये होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया की विशेषता। तो ये थी आपकी क्रिया से संबंधित जानकारियां, यानी क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, किस किस तरह से क्रिया के भेदों को विभाजित किया जाता है, और उन भेदों को आप किस तरह से पहचान सकते हैं क्रिया में, क्रिया की क्या इंपॉर्टेंस है वाक्यों में। इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस हैं, हम आशा करते हैं कि यहां तक आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आप जो है अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो किस तरह से उनको आपने प्रेजेंट करना है वो भी समझ जाएं। तो पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? आप इस तरह से लिखेंगे, क्रिया का अर्थ होता है करना। वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य को करने, तरह से लिखेंगे, क्रिया का अर्थ होता है करना। वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य को करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना आदि। अगर आपसे केवल इतना ही पूछा है कि क्रिया किसे कहते हैं तो आप केवल इतना लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि वाक्य में क्रिया का क्या उपयोग है, क्यों जो है क्रिया जरूरी है वाक्यों के लिए, भाषा के लिए, तो आप जो है एक्सप्लेन करेंगे क्यों जरूरी है वाक्य क्रिया के लिए, क्योंकि क्रिया जो है वही वाक्यों को पूरा करती है, इसलिए वाक्यों में क्रिया का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या है और क्रिया के सामान्य रूप किस प्रकार बनाए जाते हैं?
यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो आप केवल इतना लिखेंगे कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो आप आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जैसे खा जमा ना यानी खाना, सो जमा ना यानी सोना, दौड़ जमा ना यानी दौड़ना। यानी जो मेन धातु है, मूल रूप है धातु का खा सो दौड़, उसमें जब ना प्रत्यय जोड़ा फिर बना खाना सोना दौड़ना। इस तरह से जो है क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, विस्तार से लिखिए। अब यहां पर देखिए, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहां पर आपसे पूछा गया है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं। तो कर्म के आधार पर कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक किसे कहेंगे? आपको यहाँ पर विस्तार से भी पूछा गया है। अगर विस्तार से लिखने के लिए नहीं कहा गया है तो आप केवल इतना ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर विस्तार से लिखने के लिए कहा गया है तो आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सकर्मक क्रिया हुई जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल पुस्तक पढ़ रहा है या लड़की पत्र लिख रही है। उसी तरह से अकर्मक क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया की ऑपोजिट होगी। जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी सकर्मक क्रिया हुई आपकी कर्म के साथ और अकर्मक हुई कर्म के बिना। जैसे मनीष इंजीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। यानी संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब अगर आपसे इतना ही पूछा है तो आप केवल नाम लिखेंगे। लेकिन अगर विस्तार से पूछा जाए आपको तो आप जो है इन सभी क्रियाओं को जो है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने कर्ता होते हैं और कौन कौन से? तो प्रेरणार्थक क्रिया के कितने कर्ता थे? 2। क्यों? क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया जो है उसमें हम स्वयं काम नहीं करते हैं, हम काम करवाते हैं, प्रेरित करते हैं काम करने के लिए। तो जो कार्य कर रहा है और जो कार्य करवा रहा है, तो ये क्या हुए? 2 कर्ता हुए। तो आप किस तरह से इन्हें लिखेंगे? प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला, जैसे मालिक, अध्यापक आदि। और प्रेरित कर्ता, प्रेरित होने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे नौकर, छात्र आदि। आप इस चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, ताकि आप और अच्छे से समझा सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब हम जो है एमसीक्यूज में भी आपके डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आप अपने टॉपिक पर एकदम से रेडी हो जाएं। तो पहला प्रश्न है, क्रिया कहते हैं, 4 ऑप्शन है, जब काम को करना पाया जाए, जब काम का होना पाया जाए, जब काम को करना या होना पाया जाए, या जब कर्ता कुछ कहना चाहे। अब यहां पर देखिए जो क और ख ऑप्शन है वो ग ऑप्शन में जो है मिल जाते हैं। यानी दोनों तरह से, यानी काम का करना या होना जो है क्रिया कहलाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर पूछा गया है, कितने भेद हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। कर्म उपस्थित है अर्थात सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन घ बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शंस है 2, 3, 4, 5। तो संरचना के आधार पर कितने भेद हैं? 5। और कर्म के आधार पर कितने थे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजल दूध पीकर सो गई, रेखांकित अंश क्रिया का कौन सा भेद है? 4 ऑप्शंस है, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सामान्य क्रिया। तो यहाँ पर जो रेखांकित अंश है वो है पीकर।
तो पीकर और सो जाना, ये क्या है, दो क्रियाएं इस वाक्य में हो रही है। तो सो जाना जो क्रिया है वो यहाँ पर मेन क्रिया है। तो यहाँ पर पीकर जो है वो सो जाने से पहले यूज हुई है क्रिया। तो जो क्रिया जो है मेन क्रिया से पहले यूज होती है उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा पत्र पढ़ती है, वाक्य क्रियाओं के किस भेद में आता है। जो ये वाक्य है राधा पत्र पढ़ती है, ये जो पूरा वाक्य है वो क्रिया के कौन से भेद में आएगा। चार ऑप्शन है, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो राधा पत्र पढ़ती है, यहाँ पर देखिए कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है। तो कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन घ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। चार ऑप्शन है, प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। तो यहाँ पर क्या है, दो जो है वो करता है, पिता और पुत्र। पिता हुआ जो कार्य करवा रहा है या प्रेरणा दे रहा है, और जो पुत्र है वो कार्य कर रहा है या प्रेरित हो रहा है। तो जहां पर दो करता हो और जहां पर प्रेरणा दी जा रही हो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी उड़ रहा है, वाक्यों में क्रिया के भेद बताएं। तो यहाँ पर देखिए, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी है यानी करता है, उड़ रहा है क्रिया है। तो करता है, क्रिया है, और ये कौन से भेद में आएगा। ऑप्शंस है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। तो जहां पर करता है और क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है, यानी कर्म जो है वहां पर वंचित है, वहां पर दिया नहीं गया है, तो वहां पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया जो कर्म के बिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन सो गया है, क्रिया का कौन सा भेद है। चार ऑप्शन है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर सो गया है, यहाँ पर क्या है, दो क्रियाएं साथ साथ दी गई है, तो ये होगी संयुक्त क्रिया, यानी हमारा ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटखट शब्द से बनी नाम धातु क्रिया कौन सी है। चार ऑप्शन है, खटाखट, खटखटत्व, खटाखटा या खटखटाना। तो यहाँ पर खटखट जो शब्द है उससे कौन सी नाम धातु क्रिया बनती है, ऑप्शन घ यानी खटखटाना। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, और इनके आधार पर हम आशा करते हैं कि जो आपका टॉपिक है क्रिया, उसको आप अच्छे से रिवाइज कर पाए होंगे। इसी के साथ इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि ग्रामर से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आप आसानी से क्लियर कर पाएं और अपने सारे टॉपिक्स में एकदम एक्सपर्ट हो जाएं। धन्यवाद।